गाइस, नमस्कार। मैं हूं पोखरा ममनिया। आप देख रहे हैं ममनिया बायोलॉजी एंड न्यूज। देखिए, आज हम इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर कक्षा 11 जीव विज्ञान जिला बाड़मेर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, हर जिले का पेपर अलग अलग होता है और हर जिले का जो पेपर है लोकल एग्जाम है। तो वार्षिक परीक्षा के पेपर भी जिला लेवल पे बनते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर भी जिला लेवल पर बनते हैं। तो जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है वो वार्षिक परीक्षा वाला जो पेपर उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर कई जो जो पहली बात तो पैटर्न तो समझ में आता ही है, इसके साथ साथ जो अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं वार्षिक परीक्षा के अंदर भी उसका पैटर्न भी यही रहेगा और उससे हमें ये पता लग जाता है कि वार्षिक परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं कक्षा 11 जीव विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जिला बाड़मेर। देखिए, इस पेपर की यदि हम बात करें तो कुल पेपर के अंदर 30 क्वेश्चन है, 30 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें 1 से लेकर जो 13 प्रश्न है, मतलब शुरुआत के 13 प्रश्न है वो एक एक नंबर के हैं और इसके बाद में 14 से लेकर 21 प्रश्न, 14 से लेकर 21 ये जो प्रश्न है, इतने प्रश्न है वो 1.5 अंक के हैं। और इसके बाद में 22 से लेकर 25 तक, 22 से 25, 22, 23, 24, 25 ये जो 5 प्रश्न है ये 2-2 अंक के हैं। और 26, 27, 28 ये 3 जो प्रश्न है ये 3-3 अंक के पूछे गए हैं। और 29 और 30 ये 2 बड़े प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है जो 4-4 अंक के पूछे गए हैं। तो बिल्कुल हम बात करते हैं इस पेपर का जो पहला प्रश्न है वो है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा 11 बायोलॉजी हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 जिला बाड़मेर। देखिए, इस तरह से यदि जिले वाइज पेपर प्राप्त होता है तो हमें काफी चीजें क्लियर हो जाती है कि किस जिले में कैसा पेपर आया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे की तैयारी कर सकते हैं। और ये जो लोकल एग्जाम्स है या अर्धवार्षिक, वार्षिक, 11वीं 12वीं के जो भी ये एग्जाम है, इन एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो आगे जाकर जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उन एग्जाम्स के अंदर कई प्रश्न है वो इन पेपर्स के आते हैं। तो इसलिए जो भी पेपर है, जिस जिले का पेपर है, सभी जिलों के जो पेपर है इनको यदि हम सॉल्व करके सभी को कंठस्थ कर लें तो आगे आने वाले टाइम के अंदर जो भी एग्जाम हम फाइट करेंगे उसमें हमें मैक्सिमम प्रश्न है वो इसमें से मिलने वाले हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो ये है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है। पहले पार्ट से आया प्रश्न है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहला प्रश्न है नेशनल रिसर्च बोटेनिकल इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। कहां पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। मतलब ये एक तरह का बोटेनिकल गार्डन है, वनस्पति उद्यान है, ये लखनऊ के अंदर स्थित है। ये पहला प्रश्न पूछा गया जिला बाड़मेर कक्षा 11 जीव विज्ञान का पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23। अब देखो, इससे रिलेटेड कोई यदि प्रश्न पूछना चाहे जो अपनी बुक के अंदर दे रखा है उसमें यह बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन सा है या भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन सा है। तो देखिए, यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा ये भारत का सबसे बड़ा है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा कलकत्ता, मतलब ये भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है, तो क्या हो जाएगा इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। और यदि विश्व का पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है या विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। कहां पर है, क्यू इंग्लैंड।
बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड, ये विश्व का सबसे बड़ा गार्डन है। भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा कलकत्ता, ये भारत का सबसे बड़ा जो वंश उद्यान है वो है। और इस एग्जाम में पूछा गया है कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, लखनऊ के अंदर है। दूसरा प्रश्न, दूसरा जो प्रश्न है वो दे रखा है वर्गीकी क्या है, वर्गीकी। अब देखिए वर्गीकी जब शब्द आता है तब यहां पर आपने पहले पाठ में पढ़ा होगा, वर्गीकी जो है इस वर्गीकरण विज्ञान को भी कहते हैं और वर्गीकी जो वर्गीकरण पद्धति से संबंधित भी है। मतलब एक तो वर्गीकी है जिसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है, दूसरा जो वर्गीकी है वो है सिस्टेमैटिक्स। अब इसमें कौन सा है, तो इसमें आपको जो इंग्लिश में लिखा है डिफाइन द टर्म सिस्टेमैटिक्स, मतलब यहां पर आपको किसको डिफाइन करना है, सिस्टेमैटिक्स को डिफाइन करना है। तो सिस्टेमैटिक्स, यहां पर सिस्टेमैटिक्स के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए यदि हम वर्गीकी की बात करते हैं, टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, तो वह जीव विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी के बारे में बात करते हैं तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, उसका नामकरण और उसके वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहा जाता है या वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। लेकिन यहां पर सिस्टेमैटिक्स है, सिस्टेमैटिक्स का मतलब ये होता है कि सिस्टम से लिखना, जीवों की जो व्यवस्था है वो सिस्टम से करना या सिस्टम से लिखना। तो सिस्टेमैटिक जो शब्द है इसका मतलब हो जाता है जीवों की नियमित व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था, ये इसका सामान्य अर्थ होता है। इसको वर्गीकी को वर्गीकरण पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, इसको वर्गीकरण पद्धति भी कहा जाता है, वर्गीकरण पद्धति। अब देखो वर्गीकरण पद्धति है, परिभाषा लिखते हैं क्या आ जाएगा, ऐसी पद्धति, मतलब विज्ञान की एक ऐसी पद्धति जिसमें जीवों की विविधता व उनमें आपस में क्या संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह पद्धति, विज्ञान की वह पद्धति जिसमें जीवों की विविधता, इसमें जीवों की विविधता और उसमें पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, वर्गीकी या सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। तो देखिए वर्गीकी या सिस्टेमैटिक्स का मतलब हो गया विज्ञान की वह पद्धति जिसमें जीवों की विविधता और उनके मध्य क्या संबंध है इनका अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहेंगे, वर्गीकी या वर्गीकरण पद्धति या सिस्टेमैटिक्स। तीसरा जो प्रश्न है उसमें देखिए थियोफाइसी जो वर्ग है, थियोफाइसी शैवाल का एक वर्ग है, उसमें संचित पदार्थ का नाम बताइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थियोफाइसी के बारे में बात करते हैं तो थियोफाइसी को भूरे शैवाल कहा जाता है और इसके अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ होता है उसको लेमिनेरिन और मैनिटोल कहा जाता है, या थियोफाइसी वर्ग के अंदर जो संचित पदार्थ है वो लेमिनेरिन या मैनिटोल होता है। अब देखिए यहाँ पर जो लेमिनेरिन है इससे जुड़ा हुआ एक इसका उदाहरण है, इसका नाम है लेमिनेरिया। उदाहरण कौन सा है, लेमिनेरिया। तो इस तरह से जब ये हम पढ़ेंगे तो उसके साथ में ये भी याद रख सकते हैं। अब देखो शैवाल के वर्गों की बात करते हैं तो शैवाल के 3 वर्ग हैं, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल। तो ये 3 वर्ग भी आपको ध्यान में रखने हैं। कवक की बात करते हैं तो कवक के 4 वर्ग होते हैं। कवक के कितने वर्ग होते हैं, कवक को 4 वर्गों में बांटा जाता है। तो इसी तरह से शैवाल को कितने वर्गों में बांटा जाता है, 3 वर्गों के अंदर बांटा जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा संघ
सबको पता होगा आर्थ्रोपोडा है। अब प्रश्न को थोड़ा घुमाकर पूछ लिया जाए, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोलस्क का है। ये भी ध्यान रखना, दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा? मोलस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन मूल युक्त पादप का उदाहरण दीजिए। एक ऐसे पादप का नाम बताना है जिसमें श्वसन मूल पाई जाती है। देखिए, श्वसन मूल पाई जाती है, ऐसे पौधे जो दलदली भागों में पाए जाते हैं, ऐसे पौधे जो लवणीय भागों में पाए जाते हैं, उनमें श्वसन के लिए जड़ें हैं वो विशिष्ट प्रकार से उत्पादित हो जाती है, जमीन से बाहर आकर गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करती है। जड़ों के ऊपर एक छेद पाया जाता है जिसको न्यूमेटोफोर कहा जाता है। ऐसा जो उत्तक होता है इसको वेलामेन कहा जाता है। अब इसका उदाहरण है राइजोफोरा। याद रखना, राइजोफोरा। यह प्रश्न कई बार नेट एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी है उनमें पूछा गया है, और उन एग्जाम्स के लिए यह सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ये सामान्य जो प्रश्न है, सामान्य प्रश्नों की श्रेणी में आता है, लेकिन जो ये राइजोफोरा है ये स्पेशल प्रश्न है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डाइकोट रूट, द्विबीजपत्री जो जड़ है उसमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं कहां पाई जाती है? तो ध्यान रखना, कैस्पेरियन जो पट्टिका होती है वो ढोलक के आकार की होती है, ढोलकाकार होती है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और कौन से भाग में पाई जाती है? अंतःत्वचा के अंदर पाई जाती है या एंडोडर्मिस के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मेंढक के अंदर हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो ध्यान रखो आप, सबसे पहले मछली वर्ग की बात करते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? 2। मछलियों में कितने चैम्बर? 2। एम्फीबिया की बात करेंगे जिसमें मेंढक आते हैं, कितने चैम्बर? 3। फिर आते हैं सरीसृप, कितने चैम्बर? 3। सरीसृप के अंदर आता है मगरमच्छ, उसमें कितने चैम्बर? 4। पक्षियों में कितने? 4। स्तनधारी में कितने? 4। एक साथ सभी प्रश्न, कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, चैम्बर के बारे में आप बता सकते हैं। क्रोकोडाइल या मगरमच्छ का ध्यान रखना, सामान्यतः क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स के अंदर आता है और सामान्यतः रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर पाए जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन संख्या 8, इसमें बात करते हैं, देखिए, रसदारू और हृददारू में कोई एक अंतर लिखिए। रसदारू और हृददारू में कोई एक अंतर लिखिए। प्रश्न तो ये पूछा गया है, लेकिन हम इन दोनों के अंदर अंतर की बात करते हैं। तो देखिए, रसदारू और हृददारू, हृददारू और रसदारू। देखिए, दारू, दारू का मतलब कौन सा उत्तर? जाइलम। दारू का मतलब जाइलम। अब ये हृददारू है तो इसको हम हार्टवुड कहते हैं, हार्टवुड। और ये रसदारू है तो इसको हम सेपवुड कहते हैं। 2 प्रकार के दारू हो गए, रसदारू और हृददारू। सामान्यतः यदि हम बात करते हैं इन दोनों में समानता की, तो समानता क्या है? समानता ये है कि ये दोनों जो दारू है ये द्वितीयक जाइलम का ही भाग है। किसके भाग है? द्वितीयक जाइलम के ही भाग है। तो ये सेकेंडरी जाइलम, मतलब ये हुआ कि जो सेकेंडरी जाइलम है, रसदारू भी सेकेंडरी जाइलम है, हृददारू भी सेकेंडरी जाइलम है। यदि ये समानता पूछी जाए तो दोनों ही क्या है? दोनों ही द्वितीयक जाइलम होते हैं। अब इनमें अंतर की बात करते हैं, तो रसदारू क्या है, हृददारू क्या है? तो देखो, एक और समानता आ जाती है, ये भी पुराने तनों में पाया जाता है, ये भी पुराने तनों में पाया जाता है। आप देखो, पुराने जो तने हैं उसमें जो द्वितीयक जाइलम है, सेकेंडरी जो जाइलम है, उसके बाहर का जो भाग होता है वो रसदारू कहलाता है। जो आंतरिक भाग होता है, आंतरिक भाग होता है, वह हृददारू कहलाता है। मतलब जो बाहर का भाग द्वितीयक जाइलम, देखो अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम बनेगा, बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम बनेगा। कब बनेगा? द्वितीयक वृद्धि के दौरान। तो द्वितीयक वृद्धि के दौरान बाहर की ओर द्वितीयक फ्लोएम, अंदर की ओर द्वितीयक
जाइलम। जब ये बनेगा तो पुराने जो तने होंगे उसमें अंदर की ओर द्वितीयक जाइलम अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा। जब द्वितीयक जाइलम अंदर की ओर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो जो द्वितीयक जाइलम सेंटर में पाया जाएगा, देखो गोलाकार है तो जो सेंटर में पाया जाता है उसको हर्टवुड कहा जाता है, हृदयदारु कहा जाता है। बाहर की ओर परिधि की ओर जो पाया जाता है उसको रसदारु कहा जाता है। दोनों ही पुराने तनों के अंदर द्वितीयक जाइलम का क्या होते हैं, भाग होते हैं। तो ये जो रसदारु है ये हृदयदारु है। रसदारु के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये बाहर का भाग है वो आंतरिक भाग है। बाहर का जो भाग है ये हल्के रंग का होता है, जबकि अंदर का जो भाग होता है वो गहरे रंग का हो जाता है। ये गहरे रंग का होता है और ये हल्के रंग का होता है। इसके अलावा यदि बात करें तो रसदारु है वो सक्रिय भाग होता है। यह सक्रिय भाग होता है, यह अक्रिय भाग होता है। अब सक्रिय भाग होता है इसका मतलब इसके अंदर जो मृदुतक पाया जाता है वो जीवित होता है, जबकि इसमें मृदुतक नष्ट हो जाता है। इसमें जीवित मृदुतक पाया जाता है, जबकि इसमें जो मृदुतक होता है मृदुतक नष्ट हो जाता है, मृदुतक नष्ट हो जाता है। अब इसके अंदर देखो ये जो रसदारु है और ये हृदयदारु है, इनमें टाइलोसिस की बात करते हैं तो इनमें रसदारु के अंदर टाइलोसिस नहीं पाए जाते हैं। टाइलोसिस इसमें नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर टाइलोसिस उपस्थित रहते हैं। और टाइलोसिस पाए जाते हैं इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का जमाव पाया जाता है, पदार्थों का जमाव हो जाता है। इसलिए यह जो वुड होती है, ये जो लकड़ी होती है, ये बहुत ही सख्त और कठोर हो जाती है, सख्त और कठोर हो जाती है, जबकि इसमें टाइलोसिस नहीं होते हैं, पदार्थों का जमाव कम होता है, पदार्थों का जमाव कम होता है। अब पदार्थ कौन से, इस भाग के अंदर रेजिन है, टेनिन है, गोंद है, रबड़ है, ये जितने भी जो पदार्थ होते हैं ये इसके अंदर है वो जमा हो जाते हैं और भर जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें ये बाहरी भाग जो है यह जल और खनिज लवणों का संवहन करता है, जल व खनिज लवणों का संवहन करता है। यह भाग तो संवहन करता है, जबकि जो अंदर वाला भाग है यह जल व खनिज लवणों का अवशोषण, जल व खनिज लवणों का अवशोषण नहीं करता है, अवशोषण नहीं करता है। तो ये अंतर हो गया किसमें, रसदारु और हृदयदारु। इस बार अर्धवार्षिक में जो प्रश्न पूछा गया है उसके अंदर तो एक अंतर पूछा गया था, और यदि वार्षिक परीक्षा में ये सवाल बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, मान लो 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल, तो भी हमें रेडी रहना है। हमने इसके अंदर जितने अंतर होते हैं वो सब लिख दिए, ताकि प्रश्न चाहे बड़ा पूछे चाहे छोटा पूछे हम रेडी है, कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 9, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं। छोटा सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन संख्या 9, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा गया है या किसे कहते हैं। तो देखिए छोटा प्रश्न अर्धवार्षिक पूछा गया है, लेकिन हम यहाँ पर प्रश्न को पूरा समझने का प्रयास करेंगे। पूरे का मतलब क्या है, देखो हालांकि छोटे का उत्तर हम देना चाहें तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लेकिन अब अर्धवार्षिक के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर इतना ही है, लेकिन हम इसको पूरा समझने का प्रयास करते हैं क्यों कहा जाता है। तो देखिए कोशिका का शक्ति ग्रह, इसको कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है,
कोशिका का बिजली घर, इंग्लिश में कहें तो पावर हाउस ऑफ सेल इसे कहा जाता है। अब देखिए इसे क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सूत्रकणिका भी कहा जाता है, सूत्रकणिका भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, भोजन का ऑक्सीकरण, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो किस रूप में होती है, ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में, और एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऊर्जा उत्पन्न होगी और ऊर्जा यदि हमें मिलेगी तो हम विभिन्न प्रकार के कामकाज करते हैं। तो कोशिका का शक्तिगृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, शक्तिगृह पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, भोजन का ऑक्सीकरण। देखिए भोजन का ऑक्सीकरण कैसे होगा, जो पाचन तंत्र है उसमें हम बात करते हैं, हमने क्या किया, भोजन करने के बाद भोजन का क्या हुआ, अवशोषण होने के बाद में भोजन प्रत्येक कोशिका तक चला गया, उसके बाद श्वसन क्रिया के दौरान हमने क्या किया, ऑक्सीजन गैस को अंदर लिया, और वही ऑक्सीजन रुधिर के दौरान प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दी जाती है। प्रत्येक कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भोजन आया है, भोजन का क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है, ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण इसको शक्तिगृह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या होता है जब एक कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाता है, प्रश्न संख्या 10, क्या होगा जब कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए, अति पराशरी विलयन में, कोशिका को अति पराशरी विलयन में डालने पर क्या होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कोशिका को अति पराशरी विलयन में डालते हैं तो क्या होता है। तो देखो जैसे ये कोई पात्र है, बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने एक कोशिका को डाल दिया और इसमें कौन सा विलयन भर दिया, अति पराशरी विलयन भर दिया। कौन सा विलयन भर दिया, अति पराशरी विलयन भर दिया। अति पराशरी का मतलब क्या होगा, अति पराशरी विलयन का मतलब होगा कि इसकी सांद्रता अधिक है, इसकी सांद्रता अधिक है। किसकी तुलना में, इस कोशिका के अंदर जो द्रव है, इस द्रव की जो सांद्रता है उससे इस द्रव की सांद्रता अधिक है। तो देखो इस द्रव की सांद्रता अधिक है, इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, उसकी सांद्रता होती है कम, सांद्रता कम। देखना सांद्रता अधिक है इसका मतलब क्या है, सांद्रता अधिक है मतलब विलयन की सांद्रता अधिक है, इसका मतलब इसमें घुलित पदार्थ अधिक है, पानी कम है। तो देखो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इसके अंदर सांद्रता अधिक है मतलब विलय अधिक है,
तो जल कम है, इसमें जल कम है और विलेय अधिक है। विलेय अधिक है इसलिए इसकी सांद्रता अधिक होती है। यहां बात करते हैं इसकी सांद्रता कम है। कम क्यों है? क्योंकि इसमें जल अधिक है और विलेय कम है। अब यहां पर क्या होगा, जब बाहर जो विलयन है उसमें जल कम है, अंदर जो विलयन है इसमें जल अधिक है, तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में जो जल है वो अति पराशरी विलयन के अंदर जब कोशिका को डाला जाता है तो इसके अंदर जो जल है वो बाहर आ जाता है। जब ये जल बाहर आ जाता है तो देखिए क्या कंडीशन होती है। ये बीकर है, अब इसके अंदर ये कोशिका और कोशिका द्रव्य बाहर आ गया तो ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाएगा, मतलब कोशिका सिकुड़ जाएगी, मारवाड़ी में कहते हैं कोशिका भेड़ी हो जाएगी, तो इसको हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? जीव द्रव्य कुंचन। जब एक कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाता है तो कोशिका का कोशिका द्रव्य बाहर आ जाता है, कोशिका भेड़ी हो जाती है, कोशिका सिकुड़ जाती है, इसको जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। अब यदि इसका उल्टा करें, एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका है उसको अल्प पराशरी विलयन में डाल दिया जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा, प्रोसेस उल्टा होगा, तो उसको हम जीव द्रव्य विकुंचन कहेंगे। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य विकुंचन कहा जाएगा। देखिए इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर इसके अंदर जीव विज्ञान कक्षा 11 जिला बाड़मेर का जो पेपर है सोल्व करने का प्रयास किया। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक हमने आज के इस पाठ के अंदर सोल्व किए। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इससे भी अच्छे जो वीडियो है या अच्छा जो जीव विज्ञान से संबंधित कोई मैटर है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। आपने यदि अभी तक नोटिफाई नहीं किया है तो इस चैनल को आप नोटिफाई करें, ताकि यहां से जो भी अपडेट होगा वो आपको तुरंत है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए नेक्स्ट जो भी अगले जो प्रश्न है वो हम अगले पार्ट सेकंड के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।